हेलो स्टॉकियन, मैं हूं मोहित पाठक, फाउंडर स्टॉकिया एंड थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और अगर आप इस वीडियो के माध्यम से मेरे चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को जरूर दबा दें, जिससे कि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे। और ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ वीकली एनालिसिस हम सब करते हैं। हर वीक में संडे को एक वीडियो रिलीज होता है जिसमें हम प्रॉपर एनालिसिस करते हैं कि मार्केट हमारा अगले वीक के लिए किस तरीके से परफॉर्म कर सकता है, मार्केट की क्या डायरेक्शन रह सकती है, जो कि शुरू हो रहा है 19 सितंबर से और आपका 23 सितंबर को खत्म हो जाएगा। तो मंडे टू फ्राइडे आपका मार्केट चलता है। आपको समझ में आना चाहिए कि किस तरीके से मार्केट चलेगा, आप एक थोड़ा सा वहां पे एक आइडिया ले सको, उसके लिए आपको ये वीडियो देखना चाहिए, प्लस अपने दोस्तों के साथ शेयर करना चाहिए। और इसमें हम एनालिसिस करते हैं कि ग्लोबल सेंटीमेंट क्या है, ग्लोबल डेटा क्या बोल रहा है, एफआईएस का डीआईएस का डेटा क्या बोल रहा है, चार्ट क्या बोल रहा है, प्लस इसके साथ साथ जो मार्केट को इफेक्ट करने वाली एक्सटर्नल चीजें हैं जैसे कि डॉलर इंडेक्स, क्रूड ऑयल, यूएस का बॉन्ड यील्ड, फेड का इंटरेस्ट रेट, ये सब मैंने प्रॉपर इस पे डिस्कस हम सब करते हैं। और अगर आपको ये बेसिक नहीं पता है तो आप सबसे पहले यहाँ पे चैनल पे अगर आप आएंगे तो ये सर्च बॉक्स है, इस पे आप क्लिक करिए, ग्लोबल लिखिए, GLOBAL। आप ग्लोबल लिखकर सर्च करेंगे तो यहाँ पे देखिए क्या होता है ग्लोबल सेंटीमेंट और इसका क्या होता है बाजार पे असर। तो इसमें मैंने प्रॉपर तरीके समझाया अच्छे तरीके से कि किस तरीके से डॉलर ऊपर जाने से मार्केट आपका नीचे जाता है, किस तरीके से बॉन्ड यील्ड बढ़ने से आपका नीचे जाता है, मतलब क्या पूरा एक रिलेशन है वो मैंने अच्छे से इसमें डिस्कस करके समझाया हुआ है। तो ये वीडियो आप जरूर देखिए ताकि आपको बेसिक नॉलेज हो सके, क्योंकि आप इस वीडियो के माध्यम से पहली बार जुड़ रहे हो, चैनल से पहली बार जुड़ रहे हो। सो चलिए अब इसके पहले छोटी सी एक रिक्वेस्ट है, मेरी टेलीग्राम चैनल ट्विटर आईडी भी है, तो आप जाकर के उसको भी ज्वाइन एंड फॉलो करें। इससे बेनिफिट क्या होगा कि मैं लाइव मार्केट में चार्ट शेयर करता रहता हूं, जिसका बेनिफिट आप उठा सकते हो अपने नॉलेज को बढ़ाने के लिए, प्लस उसमें मैं जो भी एनालिसिस करिए उसके बेस पे अगर अपनी खुद की एनालिसिस कर कर अगर ट्रेड करोगे तो आपको बेनिफिट हो सकता है, वो डिपेंड करता है। बट अपनी खुद की एनालिसिस करिएगा, उसके बाद ही ट्रेड करिएगा, मेरे कहने पे ट्रेड मत करिएगा। ओके, तो इसकी टेलीग्राम चैनल ट्विटर आईडी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, प्लस कमेंट बॉक्स में मैं पिन कर दूंगा, तो वहां पे भी आप जाकर के फॉलो कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं इजिली। प्लस एक रिक्वेस्ट है मेरी, जब भी कोई नया वीडियो आपको मतलब ये नया आपको ये मिले, मतलब जैसे कि वीडियो मिले या तो फिर आपका ये ट्वीट मिले किसी चार्ट के बारे में, जब नई एनालिसिस हो तो उसको आप रीट्वीट करिए। रीट्वीट करने से बेनिफिट क्या होगा कि आपके रेफरेंस में जो होगा उनको भी जाएगा, तो ये ज्यादातर फैलेगा बहुत से लोगों के पास और इससे बहुत से लोगों का फायदा हो सकेगा, एटलीस्ट नॉलेज भी बढ़ेगा और अगर खुद ट्रेड करेंगे तो वो भी चलेगा। क्योंकि मैं यहाँ पे सिर्फ क्वालिटी स्टॉक शेयर करता हूँ, फालतू के मैं 50 स्टॉक शेयर नहीं करता। मेरी क्वालिटी है कि मैं 1-2 स्टॉक ही शेयर करता हूँ जो कि क्वालिटी वाले होते हैं। सो चलिए अब सबसे पहले हम ग्लोबल मार्केट को समझेंगे, बट उसको समझने से पहले कि हमारा मार्केट में प्लानिंग क्या थी पिछले वीक के लिए, किस तरीके से परफॉर्म किया, उसको हम देख लेते हैं। तो हमारी जो प्लानिंग थी वो डेटा बता रहा था कि ओपन इंटरेस्ट वाला 17,500 यानी 17,500 का सपोर्ट रहेगा और 18,000 का रेजिस्टेंस रहेगा, जो कि पूरा एकदम उसी तरीके से काम किया। दूसरी चीज, यहाँ पे बहुत से लोगों को लगा कि ब्रेकआउट हो जाएगा, ऊपर चलाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं था क्योंकि डेटा नहीं बता रहा था पॉइंट। ओके, प्लस अगला मैंने एक 4 आवर पे भी एनालिसिस करी थी, जो कि मेरा फेवरेट टाइम फ्रेम है। वहां पे मैंने एक दिया था कि 17,470 का सपोर्ट रहेगा स्ट्रांग, वो टूटेगा तो ही मार्केट नीचे जाएगा, उसी के अंदर क्लोज होना मोस्ट ऑफ चांस है, 99%, उसी के अंदर मार्केट का क्लोज हुआ। प्लस डेटा का जो सेटअप था वो डायरेक्शन दे रहा था मार्केट का कि मार्केट आपका वोलेटाइल बहुत ज्यादा रहेगा बट ओवरऑल आपका साइडवेज रहेगा। तो आप ये देख सकते हो कि मार्केट आपका रेंज बाउंड ही है। हाँ, अगर हम मंडे टू फ्राइडे वाइज देखें तो 390 पॉइंट ऑलमोस्ट मार्केट डाउन है। ओके, मैं यहाँ पे अगर मेजर करूं तो इसकी क्लोजिंग से देख लूं, अगर मैं यहाँ पे इसकी क्लोजिंग, सो नीचे आपका ऑलमोस्ट 443 मतलब 443 मतलब 440 पॉइंट मार्केट डाउन हुआ है ये वीक में। ओके, चलिए अब हम फिर डिस्कस करते हैं कि आगे किस तरीके से रह सकता है। तो अभी भी जो हमारा सपोर्ट है ये पुराना वाला है, बट हमें थोड़ा सा नया सपोर्ट लेना पड़ेगा, तो इसके लिए मैं इसको डिलीट करता हूं और अब हम नई प्लानिंग करते हैं। बट उसके पहले हम चलते हैं, सबसे पहले ग्लोबल सेंटीमेंट समझते हैं। ग्लोबल सेंटीमेंट में हम समझेंगे कि ये सब क्या इफेक्ट कर रहे हैं, कि कैसे इनका ऊपर नीचे हो सकते हैं, इनमें क्या इफेक्ट आ सकता है, उससे हमारे मार्केट में क्या इफेक्ट आ सकता है। प्लस हम देखेंगे कि अगले वीक में कौन कौन सी न्यूज है। तो सबसे पहले अगर मैं न्यूज के बारे में बताऊं तो यहाँ पे अगले वीक में अगर मैं जो इंपॉर्टेंट न्यूज बताऊं तो सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज है 21 सितंबर को आने वाला है फेड का इंटरेस्ट रेट का डिसीजन, जो कि वेडनेसडे को है। ओके, अब पता नहीं ये लोग एक्सपायरी के एक दिन पहले क्यों करते हैं, चलिए खैर फिलहाल तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब लोगों को उम्मीद थी कि थोड़ी सी महंगाई कम होगी, महंगाई कम हो रही थी। ओके, जुलाई में थोड़ा कम आया था तो लोगों को लगा कि अगस्त में भी कम आएगा, महंगाई कम हो जाएगी, तो हो सकता है कि इंटरेस्ट रेट जो है थोड़ा सा कम बढ़े, मतलब बढ़ेगा जरूर लेकिन कम बढ़े, 75 की जगह पे 50 पॉइंट बेसिस पॉइंट बढ़े। लेकिन क्या हुआ कि फिर से महंगाई ऊपर आ गई और फिर से मार्केट में वही डर
हो गया कि अब फिर से इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा और इसकी वजह से मार्केट आपका देख सकते हैं यहाँ पे डाउन हो गया। इसके पीछे के दूसरे कारण ये है कि मोस्ट ऑफ द कंपनीज जो है ना, जिस तरीके से उनको कैपेक्स करना चाहिए वो कैपेक्स कर नहीं रही हैं। एक ये भी लॉजिक है, कैपेक्स क्यों नहीं कर रही है। कैपेक्स का मतलब क्या होता है, सबसे पहले बेसिक अगर आप नहीं जानते, बेसिक कैपेक्स में क्या होता है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर। भाई लेट्स से कि मेरा टर्नओवर 100 करोड़ का है, तो मैं सिर्फ 100 करोड़ के टर्नओवर पे तो टिका नहीं रह सकता, मुझे कंपनी में ग्रोथ करनी है। तो मुझे अगर कंपनी में ग्रोथ करनी है तो मुझे अलग से पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। लेट्स से कि कोई नया प्लांट लगाना पड़ेगा जिससे कि मेरा टर्नओवर 100 करोड़ से 150 या फिर 200 करोड़ हो जाए। तो इससे क्या होगा कि मेरा टर्नओवर बढ़ेगा तो मेरी सेल्स बढ़ेगी, रेवेन्यू बढ़ेगी। तो उसी को बढ़ाने के लिए, मतलब कंपनी को बड़ा करने के लिए, जो छोटी मोटी मतलब बस सभी कंपनियां करती है, छोटी मोटी तो नहीं बोल सकते, मतलब जो कंपनीज होते हैं वो कैपेक्स करती है, मतलब नया नया प्लांट लगाती है या फिर अपने प्लांट्स की कैपेसिटी बढ़ाती है। तो इससे क्या होता है, उनका टोटल टर्नओवर बढ़ता है, रेवेन्यू बढ़ती है और ये सब चीजें होती है। बट फिलहाल में पॉइंट क्या है कि लोगों को ऐसी उम्मीद थी कि कैपेक्स बहुत अच्छा होगा। अब आप लोग देख रहे होंगे काफी अच्छी कैपेक्स आ भी रहा है, बट वो सफिशियंट नहीं है पूरे मार्केट के लिए। वो इंडिविजुअल स्टॉक को इफेक्ट कर सकता है लेकिन पूरे मार्केट को सपोर्ट करने के लिए नहीं है। तो बेसिकली क्या लॉजिक था कि लोगों को लगा था कि कंपनियां अच्छा खासा कैपेक्स करेंगी, बट कंपनीज के मैनेजमेंट क्या कर रहे हैं, उनको डर है रिसेशन का, इस वजह से वो लोग कैपेक्स नहीं कर रहे हैं। और कैपेक्स अगर नहीं हो रहा है तो मार्केट आपको पता है आपको ज्यादा वैल्यू नहीं देगा, जस्ट बिकॉज ऑफ कि आप कुछ कर नहीं रहे हो तो आपको वैल्यूज क्यों दी जाए। हाँ, जब आप करोगे तब आपको वैल्यू दी जाएगी, मार्केट का ये मोड रहता है। तो बस ये रीजन है कि आपका कैपेक्स नहीं हो रहा है, जो उम्मीद थी उसके हिसाब से नहीं हो रहा है, मतलब कम हो रहा है। दैट्स वाई वो भी एक आपका ग्लोबल आपका वो भी एक सेंटिमेंट बना हुआ है कि भाई नीचे इस वजह से प्राइस जा रही है। प्लस इंटरेस्ट रेट का ये तो प्राइस, ये मार्केट जो है ना अपने आप को एडजस्ट करता है, ये बात समझ लीजिए, पहले से ही एडजस्ट करता है। मैंने आपको स्टोरी भी बताई थी कि जैसे हमने कोरोना आने से पहले, मतलब जब भी लॉकडाउन हुआ था तो हमने उसके पहले घर में अपने अनाज भर लिए थे, वो डर की वजह से। तो मार्केट क्या करता है, सोचता है कि क्या होने वाला है, उसकी जगह से उसको देख करके अपने लिए, मतलब खुद को ये पीछे ला करके अपने आप को थोड़ा एडजस्ट कर लेता है। तो बस यही चीज है। अब हम चलते हैं आगे, देखते हैं आपका दूसरा पॉइंट। तो आपका अगली जो न्यूज है आपकी वही 21 की सबसे इंपॉर्टेंट है, और एक है 19 की, जो कि है आपका चाइना का एफडीआई। अब चाइना का एफडीआई मतलब उसको तो हम ये कह सकते हैं कि चाइना में स्लो डाउन है, उसकी वजह से स्लो डाउन है हर जगह पे। जैसे क्रूड ऑयल नीचे जा रहा है क्योंकि वहां पे डिमांड नहीं है। तो ये सब पॉइंट है। हाँ, अगर चाइना में थोड़ी सी ग्रोथ आएगी तो हो सकता है कि ग्लोबल डिमांड बढ़ेगी, ग्लोबल डिमांड बढ़ेगी तो ग्लोबल ग्रोथ होगी, बट वो उम्मीद नहीं दिखाई देती। हाँ, हालांकि वहां पे चाइना ने स्टिमुलस काफी दे रखा है वहां की गवर्नमेंट ने, तो हो सकता है, और रिकवरी भी आ रही है। मतलब चाइना का जो स्टिमुलस आया था, जो राहत पैकेज होता है, वो काफी बड़ा था और अभी उसमें रिकवरी आ रही है, बट उतना सफिशिएंट नहीं है कि वो ग्लोबल मार्केट को सपोर्ट कर सके और लीड कर सके। उनकी फिलहाल खुद की अपनी समस्या चल रही है कोविड की वजह से। तो ये एक सेंटिमेंट हो गया उसका। अब हम चलते हैं यहाँ पे, देखते हैं कि अगला हमारा दूसरा पॉइंट ये है कि मार्केट अमेरिका वाला कैसा रहा है। तो अमेरिका का मार्केट आपका रहा है सीधे सीधे नेगेटिव, और यहाँ पे जो अभी मुझे बेस सपोर्ट दिखाई दे रहा है, ये सपोर्ट है आपका 11,340 का, इसको हम ले सकते हैं। तो ये एक आपका एक सपोर्ट है। इसके नीचे अगर गया तो यहाँ पे थोड़ा सा आकर के अटकेगा, अगर यहाँ अटका तो यहाँ से नीचे जाएगा। तो मार्केट में हम ये समझ सकते हैं कि अभी भी हमें यहाँ पे थोड़ा सा डाउन साइड लग रहा है वहां पे यूएस में। तो डेली चार्ट मैंने यहाँ पे देखा, तो यूएस का मार्केट डाउन है तो हमारा मार्केट भी लगभग डाउन रहेगा, ये बात समझ लीजिए। अब यूएस के मार्केट में डाउन लग रहा है, यहाँ पे हमें चार्ट में दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं सपोर्ट तोड़ चुका है। ओके, तो अगर यहाँ पे ये वाला मार्केट डाउन लग रहा है तो हमारा मार्केट भी थोड़ा सा डाउन होगा, लेकिन मतलब थोड़ा सा कम डाउन होगा, लेकिन डाउन जरूर होगा। ओके, चलिए अब इसके बाद हम देखते हैं इमर्जिंग मार्केट। अब इमर्जिंग मार्केट वाला जो फंडा मैंने आपको बता रखा था, यहाँ पे आप देखिए, मैंने यहाँ पे सोचा था, हमने प्लानिंग में किया था कि हो सकता है डबल टॉप बना करके ऊपर चला जाए, बट हुआ नहीं। रीजन वही, महंगाई आ गई, महंगाई बढ़ गई, तो इसकी वजह से फिर से वही डर कायम हो गया कि इंटरेस्ट रेट बढ़ने वाला है। अच्छा, बाय द वे, इंटरेस्ट रेट कैसे इफेक्ट करता है वो मैंने प्रॉपर उस वीडियो में समझाया है, आप उसको देखो ताकि समझ में आए आपको। ओके, चलिए, तो यहाँ पे फिलहाल आपका ये डबल टॉप बनाकर, जो डबल बॉटम बना करके नीचे आने वाला था, नीचे नहीं आया, मतलब सपोर्ट लेना था, सपोर्ट नहीं लिया और वो तुरंत नीचे आ गया, डबल बॉटम बनाने के बाद भी नीचे आ गया है। तो ये एक तरीके से खतरा ही है इमर्जिंग मार्केट के लिए। अब ये इमर्जिंग मार्केट क्या है, इसमें डेवलपिंग इकोनॉमीज आती हैं, मतलब अगर ये ऊपर जाएगा तो समझो पूरे दुनिया की जो इमर्जिंग मार्केट्स है वो ऊपर जा रहे हैं, और अगर ये नीचे जा रहा है तो पूरे दुनिया के इमर्जिंग मार्केट है नीचे जा रहे हैं। प्लस हमने यहाँ पे फ्लैग एंड पोल का भी पैटर्न बनाया था, जो कि पूरा क्लियर कट गाइडेंस दे रहा था, तो वही चीज चल रही है, आप इसको ध्यान से देख सकते हो। ओके, चलिए अब हम आगे चलते हैं दूसरे वाले पॉइंट पे, डॉलर इंडेक्स क्या है। तो डॉलर इंडेक्स अगर मैं देखूं तो यहाँ पे 109 पे है, थोड़ा सा ये ऊपर भी गया था, बट
नीचे हमने शुरू से ही प्लानिंग कर रहे थे कि यहाँ पे सपोर्ट लेकर के ऊपर जाएगा और वही चीज हुआ। आप देख सकते हैं अगस्त के बाद से मार्केट थोड़ा हमारा डाउन ही जा रहा था, मतलब साइडवेज भी हुआ प्लस उसके बाद ऊपर नीचे करता रहा, मतलब वो जो स्ट्रेंथ थी वो खत्म हो गई, ऊपर जाने की जो स्ट्रेंथ थी वो खत्म हो गई है। तो यहाँ पे आपका ये डॉलर इंडेक्स अगर फिर से ऊपर जाएगा, यहाँ पे भी फिर से रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, लेकिन यहाँ पे अगर नीचे आकर के फिर से सपोर्ट लेकर के फिर से ऊपर जाएगा तो डॉलर इंडेक्स अगर ऊपर जाता है तो हमारी मार्केट को नेगेटिव इफेक्ट करता है, ये बात समझ लीजिए। तो ये फिलहाल तो अटका हुआ है, अगर ये नीचे आया तो ठीक, ऊपर आया तो फिर से हमारे लिए खतरा हो जाएगा। और अगला यूएस का 10 ईयर का बॉन्ड डील, अब ये मैंने अलग से इसको पूरा प्रॉपर कर रखा है। अब इसमें मैं थोड़ा सा एक आपको अलग से वीडियो बनाना चाहता हूँ, बट प्रॉपर अगर यहाँ पे समझो, ये अभी क्या है ना, इसका अगर आप वीकली चार्ट देखोगे तो वीकली चार्ट में ये ब्रेकआउट दे रहा है। अगर मैं आपको दिखाऊं, पहले तो वीकली चार्ट दिखा दूं, ये वीकली चार्ट में चैनल का ब्रेकआउट दे रहा है। मैं इसको चलिए मंथली कर देता हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो इसका वीकली चैनल है ना, यहाँ पे वीकली चैनल, ये मंथली है और वीकली को हम देख लेते हैं। इसको चलिए मैं यहां से रिमूव करता हूं ताकि आपको समझ में आ सके। ये देखिए वीकली डाउनवर्ड स्लोपिंग चैनल जो था उसको ये ब्रेकआउट देकर के सपोर्ट लेकर के ऊपर जा रहा है। तो अभी अगर ये यहां से ब्रेकआउट दे गया फ्रेश, ये समझिए यहाँ पे, इसमें क्या होता है कि अगर यहाँ से मैं वीकली चार्ट यहाँ पे ले रहा हूँ, इसमें देखिए पॉइंट ये होता है कि जब भी वीकली डाउनवर्ड स्लोपिंग चैनल मतलब डाउन चैनल वाला डाउन टर्म ट्रेंड वाला पैटर्न टूटता है तो सपोर्ट लेकर के मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि थोड़ा सा प्राइस नीचे आ जाता है अगर वो फेक ब्रेकआउट होता है। तो इसमें स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट क्या माना जाता है, भाई प्राइस ने चैनल को तोड़ा, सपोर्ट लिया और उसके बाद प्राइस ने अपने रेजिस्टेंस को भी तोड़ दिया। तो अगर ये रेजिस्टेंस तोड़ करके ऊपर क्लोज हो जाती है तो ये फिर से इसमें बुलिशनेस आ जाएगी, जो कि आपके मार्केट के लिए काफी नेगेटिव साइड रहेगा, वो चीज समझिए। तो यहाँ पे एक एनालिसिस मैंने आपको एक्स्ट्रा ऐड कर दी है। यहाँ पे बेसिस बात है यहाँ से भी ऊपर जाने का था, बट मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि चैनल पैटर्न जब भी तोड़ता है तो प्राइस थोड़ा सा ऊपर जाती है और वो नीचे आ जाती है फिर से, तो वो एक फेक माना जाता है। बट वो स्ट्रॉन्ग कैसे हो जाता है कि अगर प्राइस ने चैनल को तोड़ा, चैनल को तोड़ने के बाद सपोर्ट लिया चैनल का, देन उसके बाद ऊपर गई और अपने पुराने रेजिस्टेंस को तोड़ दिया, तो वो एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट माना जाता है। चैनल के पैटर्न को भी कंफर्मेशन करता है और यहाँ पे ये भी एक ब्रेकआउट कंफर्मेशन माना जाता है। तो अगर ये फिलहाल यहाँ से वीकली में इसके ऊपर क्लोज हुआ, अभी टाइम है, मतलब अगले वीक में तो नहीं चलेगा, मतलब इसके ऊपर अगर ये गया 2-4 वीक में, तो ये फिर एक हमारे मार्केट के लिए बड़ा खतरा हो सकता है। बड़ा खतरा इन द सेंस कि फिर हमारा मार्केट थोड़ा सा साइडवेज हो जाएगा प्राइस वाइज, ये बात समझ लीजिए, मतलब प्राइस वाइज करेक्शन इसमें आएगा। हाँ, और आपका टाइम वाइज भी करेक्शन आ सकता है, ये बात समझिए। तो अभी मैं इसको डेली पे कर देता हूँ, तो आप यहाँ पे बस इसकी उम्मीद लगाइए कि ये ऊपर ना जाए, ओके, क्योंकि आपके लिए फिर खतरा हो जाएगा। अब हम आगे चलते हैं। ये हमने एनालिसिस कर ली वीकली वाला, ये थोड़ी मैंने जो एनालिसिस करी आप स्टॉक में भी लगा सकते हो, जैसे कि डाउनवर्ड स्लोपिंग चैनल टूटे तो उसके बाद अगर फ्रेश ब्रेकआउट हो जाए तो वो स्टॉक काफी बुलिश हो जाता है। फिलहाल ये मेरा नॉलेज है, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिए और शेयर जरूर करिए अपने दोस्तों के साथ। अगला है क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल मैंने जैसा कि शुरू से हम बोल रहे हैं, हम यहीं पे थे जब ये नीचे आया था, हमने शुरू से ही प्लानिंग करी तो ये नीचे ही जाएगा, तो क्रूड ऑयल नीचे जा रहा है। अगर आप इसके बेस पे कमोडिटीज में ट्रेडिंग करते हो तो आपने काफी अच्छा पैसा बना लिया होगा, बट मेरी रिक्वेस्ट है कि मैं सिर्फ आपको नॉलेज के लिए शेयर करता हूँ ये वीडियो, और एनालिसिस करने के बाद अपनी खुद की एनालिसिस करना तो ही ट्रेड करना, सिर्फ मेरे बताए हुए पे चीजों पे ट्रेड मत करना। तो फिलहाल ये अभी भी डाउन में ही है, ये थोड़ा डाउन रह सकता है क्योंकि चाइना में डिमांड अभी नहीं बढ़ी है। चाइना में डिमांड अगर बढ़ेगी तो ही यहाँ पे रिकवरी आएगी, अदरवाइज रिकवरी नहीं आ सकती है। अच्छा, इसका इफेक्ट क्या है, अगर ये नीचे जा रहा है तो थोड़ा सा महंगाई पे असर होगा, मतलब महंगाई कम होगी। ये नीचे आ रहा है फिर भी महंगाई कम नहीं हो रही है, क्योंकि रीजन ये है कि अब एक तरीके समझे कि होलसेल प्राइस इंडेक्स भी बढ़ गया, ओके, जो WPI होता है वो भी बढ़ गया। तो पॉइंट है कि ये भी अब उतना सपोर्ट नहीं कर रहा है ये चीज। प्लस दूसरी चीज कि अगर ये नीचे हो भी जाएगा तो वो 1-2 दिन के लिए होगा, 1-2 हफ्तों के लिए होगा। मार्केट को क्या चाहिए, मार्केट को चाहिए एक ऐसा ट्रेंड महंगाई का जो नीचे जा रहा हो, जो कि अभी पॉसिबल नहीं लग रहा है। मतलब महंगाई को नीचे जाना चाहिए, जो कि नीचे नहीं जा रही है पूरा, मतलब लॉन्ग टर्म के लिए महंगाई नीचे जाता कि 1-2 साल के लिए नीचे जाए तो मार्केट हमारा बुलिश हो सकता है फिर से, लेकिन वो अभी नहीं लग रहा है, बस यही चीज है।
और आपका अगर यूएस डॉलर देखें इंडियन रुपीस तो अभी 79.64 पे चल रहा है। ये फिर से अगर ऊपर गई तो हमारे लिए फिर से खतरा हो जाएगा, और मैं आपको बोल रहा हूँ अगर ये 77 इसके नीचे गया तो हमारे लिए थोड़ा सा फायदा होगा, बट अभी भी इसमें दिक्कत लग रही है। यहाँ पे आपका समझ सकते हैं ये असेंडिंग ट्रायंगल बना रहा है, तो अगर ये ब्रेकआउट होगा तो फिर से इसमें बूस्ट आएगा, और हमारा जो करेंसी है उसने भी काफ़ी अच्छा डाउन, मतलब हमारे यूएस डॉलर के मुकाबले हमारी करेंसी काफ़ी डाउन हुई है, तो ये भी एक इफेक्ट हो रहा है, मतलब उनको फायदा मिल रहा है एफआईएस को। तो जिसके तरीके से आप समझ सकते हो कि अगर करेंसी बढ़ती है तो हमारे मार्केट के लिए, मतलब आपका डॉलर अगर बढ़ता है, करेंसी वीक होती है, तो वो हमारे मार्केट के लिए वीक होता है। यहाँ पे फिलहाल अभी ये साइडवेज चल रही है, इसमें थोड़ा इतनी जल्दी नहीं आएगा, इसको टाइम लगेगा। अगर ये ब्रेकआउट हो जाएगा तो हमारे लिए दिक्कत होगी, बट हम वीकली चल रहे हैं तो वीकली के लिए हमारे बहुत बड़ा इफेक्ट नहीं करता है। अब अगर हम यहाँ पे देखिए आपका डेटा महंगाई वाला, तो ये देखिए नीचे तो आ रहा है, यहाँ पे पिछले वाले टाइम पे यहाँ पे था, फिर यहाँ पे आ गया, नीचे तो आ रहा है, लेकिन फिर भी अभी भी इसमें वो नहीं बना है कि ये नीचे चला जाएगा। अभी भी डर है कि यहाँ से रिवर्स हो जाएगा, मतलब महंगाई फिर से बढ़ जाएगी। तो बस वही वजह है जिसकी वजह से मार्केट नीचे जा रहा है, उसको डर लग रहा है। अब ये थी वीकली एनालिसिस ग्लोबल मतलब ग्लोबल सेंटीमेंट की। अब हम आते हैं अपने चार्ट पे और डेटा पे। तो सबसे पहले डेटा में मैं डिस्कस करता हूँ ओपन इंटरेस्ट। ओपन इंटरेस्ट पे अगर मैं आऊँ तो अभी भी 17,500 पे सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट है। बाय द वे ये बता दूं, ये क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट ले रहा हूँ मैं। क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट मतलब 3 महीनों का मिक्स मिला करके। तो यहाँ पे 17,500 पे, जो कि पिछले वीक के लिए भी 17,500 ही था। तो अगर 17,500 यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ओपन इंटरेस्ट है टोटल कॉल साइड है, ये आपका ऑलमोस्ट यहाँ पे देखिए 1000 लाख 10 लाख करोड़ 4 करोड़ का है, सॉरी 42 लैक्स का है, और यहाँ पे 91 लैक्स का है आपका पुट में। तो पुट में सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट है 91 लाख का। तो अगर ये आपका सपोर्ट बन सकता है अगले वीक में, लेकिन अगर मार्केट इसके नीचे, ओके यहाँ पे देखिए आपका जो अभी मार्केट कहाँ पे है, इसको हम देख सकते हैं 566 पे है। अगर मार्केट एक दो दिनों के लिए 17,500 के नीचे ट्रेड करेगा तो इसमें पुट में शॉर्ट कवरिंग आएगी, जो मार्केट को और नीचे लेके चली जाएगी। ये बात ध्यान दीजिए। क्यों? क्योंकि वहां पे 91 लैक्स जो पुट है वो शॉर्ट है, वो उनको दिक्कत हो जाएगी। अब यहाँ पे पॉइंट है कि अगर इसके नीचे सस्टेन करा एक दो दिन 17,500 के तो ही शॉर्ट कवरिंग आएगी, अदरवाइज शॉर्ट कवरिंग नहीं आएगी। तो आपको यहाँ पे ये डेटा देखना पड़ेगा कि ये कितना बड़ा घट रहा है। अगर ये बढ़ने लगा तो समझो सपोर्ट है, और अगर ये घटने लगा तो समझो और नीचे मार्केट जाएगा। तो इसको आप देखते रहिएगा पूरे वीक में, डेली बेसिस पे चेक करते रहिएगा। ये आपको कहाँ पे मिलेगा? stockage.com पे आप आ जाओगे तो आपको मिल जाएगा। ओके, बहुत ईजी है और आप इस प्लेटफॉर्म का यूज करो, काफी अच्छा प्लेटफॉर्म है, मैं डेली बेसिस पे यूज करता हूँ। अगला आपका जो रेजिस्टेंस है वो अभी भी वही 18,000 का है, लेकिन 18,000 का थोड़ा सा दूर है। अगर मैं लेटेस्ट रेजिस्टेंस लूँ तो अभी का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रेजिस्टेंस है 17,800। तो 17,800 ऊपर का रेजिस्टेंस है। नीचे का सपोर्ट अगर मैं समझूं तो 17,500 का है, लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि 21 तारीख को आपके फेड का डिसीजन आने वाला है इंटरेस्ट रेट का, तो वो मार्केट को इनमें से दोनों साइड ब्रेक कर सकता है। अगर पॉजिटिव रहा तो मुझे तो नेगेटिव लग रहा है, पॉइंट ये समझिए। ये है कि वो उतना नीचे नहीं करेंगे, बढ़ा ही देंगे तो मार्केट नेगेटिव ले लेगा। तो अगर फिर भी मार्केट जाने, मार्केट अपने हिसाब से चलता है, मैं गलत भी हो सकता हूँ। तो अगर ऊपर गया तो 17,800 का लेवल ब्रेक होगा तभी ऊपर जाएगा, और अगर नीचे जा रहा है तो 17,500 का लेवल ब्रेक होगा तो ही नीचे जाएगा। तो फिर अगला जो सपोर्ट मिलेगा वो 17,300 का मिलेगा हमारे ऑप्शन चेन के एनालिसिस के हिसाब से। तो 17,500 सपोर्ट, 17,300 सपोर्ट ऑप्शन चेन के हिसाब से, ये बात ध्यान दीजिए। ओके, और 17,300 अगर मार्केट नीचे जाने लगे तो आपको 17,300 का यहाँ से फिर से देखना है। अगर ये बढ़ने लगे तो समझो कि 17,300 सपोर्ट ले लेगा, और अगर ये फिर से घटे तो समझिए कि वहां पे फिर से और डाउनफॉल आ सकता है। अब हम आते हैं अपने मेरे वाले चार्ट पे, मेरे वाले डेटा के सीट पे। तो डेटा अभी यहाँ पे देखिए क्या बोला कि इनका जो शॉर्ट था वो शॉर्ट अभी देखिए वहां पे जो हमें रेंज मिल रही है ओपन इंटरेस्ट में, क्या रेंज है? 17,500 17,800, उसके नीचे 17,300। तो 17,300 से लेकर अगर मैं 800 समझू तो 500 पॉइंट की मुझे रेंज मिल रही है। तो ये एक वीक की रेंज है। क्लियर? अब यहाँ पे जो FIIs है इनका शॉर्ट पोजीशन थोड़ा सा घटा है, और लॉन्ग पोजीशन यहाँ पे इनका थोड़ा सा बढ़ा है। 7,000 कॉन्ट्रैक्ट इनका लॉन्ग बढ़ा है, और जो शॉर्ट है उनका घटा हुआ है, ये देखिए। बट यहाँ पे इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ पे देख सकते हैं आप दोनों साइड इनका कॉल लॉन्ग पुट लॉन्ग, कॉल शॉर्ट पुट शॉर्ट, ये दोनों साइड मतलब ओपन इंटरेस्ट में इन्होंने जाम कर रखा है। तो इसीलिए मैं मार्केट में प्लान कर रहा हूँ वॉलेटिलिटी,
यहाँ पे मैं प्लान कर रहा हूँ वॉलेटिलिटी, तो मार्केट में वॉलेटिलिटी काफ़ी रह सकती है, मतलब आपको रेंज काफ़ी बड़ी-बड़ी मिल सकती हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इन्होंने अपने आप को हेज कर रखा है, प्लस दोनों साइड से जाम कर रखा है, मतलब टोटली ये लोग हेज हैं, क्योंकि उनको पता है मार्केट में कोई भी डिसीजन आ सकता है, मतलब फेड वाला डिसीजन आने वाला है, दैट्स वाई ये लोग अपने आप को हेज कर रखे हैं। तो इस डेटा से हमें पता चलता है कि मार्केट हमारा वॉलेटाइल रह सकता है। अब हम चलते हैं रेंज देख लेते हैं। तो अगर मैं डेली वाली रेंज आपको बताना चाहूँ, तो डेली वाले जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मुझे सपोर्ट मिल रहा है, वो चार्ट के बेस पे मैं यहाँ पे एक सेकंड में बताता हूँ। जो चार्ट के बेस पे मुझे सपोर्ट दिखाई दे रहा है, वो सपोर्ट है आपका यही वाला, यानी 17,200 एकदम अगर नीचे गया एक्सट्रीम, तो वैसे चार्ट जो ओपन इंटरेस्ट का सपोर्ट है हमारा आपका दिख रहा है। ओके, और उसके बाद अगर मैं छोटा सा एक सपोर्ट लेना चाहूँ, तो हमारा सपोर्ट बनेगा आपका यहाँ पे ये वाला, ये रेंज है आपका 17,400। तो 17,400 अभी मुझे सपोर्ट लग रहा है कि अगर ये नहीं टूटा तो मार्केट इसके ऊपर सस्टेन कर सकता है, और अगर ये टूट गया तो ही हमारा मार्केट नीचे 17,200 पे आएगा। और इसके साथ साथ हमें 17,500 17,300 के पुट की वाई भी देखनी पड़ेगी, ताकि हमें क्लियर कट पता चल सके कि मार्केट तेजी से गिरेगा या फिर हौले हौले गिरेगा। तो जो चार्ट के बेस पे सपोर्ट मिला है 17,400 का, और नीचे की तरफ 17,200 का आपका 170 है, तो 17,170 आप इसको मान सकते हो। तो हमारी जो रेंज बनेगी चार्ट के हिसाब से फाइनल, अब इसमें देखो यहाँ पे आप बोलोगे सर जी नीचे आपका ये सपोर्ट बता रहे हो, ऑप्शन चेन में अलग बता रहे हो। देखो ऑप्शन चेन जो होता है ना, वहां पे हमें देखना पड़ता है कि ओवाई बढ़ रहा है कि घट रहा है। अगर बढ़ रहा है तो ये सब सपोर्ट काम करेंगे, और अगर घट रहा है तो सपोर्ट काम नहीं करेंगे। ये लॉजिक आप याद रखो। ओके, चलिए, तो फिलहाल आप इसको समझ जा रहे हो। तो हमने जो सपोर्ट देखा, हमारा मेन हम सपोर्ट मान लेते हैं यहाँ पे, जो हमारा टोटल फाइनल सपोर्ट बनेगा वो यही वाला रहेगा, अगर एक्सट्रीम बेयरिश कंडीशन आएगी तब। अदरवाइज हमारा मार्केट यहाँ पे आकर के थोड़ा सा रुकने का ट्राई करेगा, या फिर हो सकता है यहाँ पे ऊपर चला जाए यहाँ से। तो आपका जो 17,000 कहाँ गया, 17,400 का सपोर्ट हमें चार्ट पे दिखाई दे रहा है। अगर 17,500 वाला टूट गया, मतलब 500 के नीचे सस्टेन करता रहा, तो फिर समझो कि 400, और अगर फिर 300 वाली भी पुट की वाई नीचे चली गई तो आपका और नीचे चला जाएगा। और ऊपर की तरफ जो मुझे रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, वो मुझे रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है आपका यही वाला। तो जो ऊपर का रेजिस्टेंस वो है 17,862, और आप उसको 800 ही मान सकते हो। ओके, फाइनली अगर यहाँ पे थोड़ा सा जाएगा तो वहां से रिटर्न आ सकता है, बट इसके ऊपर चला जाएगा तो फिर वो आपका ब्रेकआउट हो जाएगा। अदरवाइज जिसका चांस मुझे बहुत कम लग रहा है, तो यहाँ पे आकर के मेन जो स्ट्रॉन्ग आपका रेजिस्टेंस है 17,800 का, 860 का जो लेवल है वो आपका स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। तो 17,800 का ऊपर की रेंज, अब फाइनल रेंज बताता हूँ, इसको नोट कर लेना। 17,860 का 17,860 का ऊपर वाली रेंज, और नीचे की रेंज आपकी जो रहेगी 17,160, ये आपकी रेंज रहेगी। इस रेंज में हमारा मार्केट परफॉर्म कर सकता है, आप चाहो तो इसके लिए प्ले कर सकते हो। प्लस डेली बेसिस पे वॉलेटिलिटी ज्यादा रहेगी, तो आप उसके लिए प्रिपेयर रहो। ओवरनाइट पोजीशन मत रखना, ज्यादातर इंट्राडे बेसिस पे ट्रेड करो। ओके, वो बेस्ट रहेगा, क्योंकि डिसीजन कभी भी कुछ भी आ सकता है, न्यूज फ्लो है अगले वीक में, तो कोई भी इफेक्ट आ सकता है। क्लियर? चलिए, अब मैं थोड़ा सा सेक्टर के बारे में डिस्कस कर लेता हूँ। सेक्टर के बारे में डिस्कस अगर मैं करूँ, तो अभी फिलहाल आप क्या करिए, ज्यादातर ट्रेडिंग में ये करिए। जो लोग आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, तो अभी इन्वेस्टमेंट का सही टाइम नहीं है। ओके, आप अभी इन्वेस्टमेंट मत करिए, आप ट्रेडिंग पे फोकस करिए। आप ट्रेडिंग पे अगर फोकस करोगे तो वो चीज सही रहेगी। क्यों? क्योंकि देखिए, आप अगर इन्वेस्टमेंट करते हो, तो मैं यहाँ पे चार्ट आपको दिखाऊं। देखिए, आपका सितंबर 2021 को मार्केट कहाँ पे था? मार्केट था आपका ऑलमोस्ट 17,800 लेवल, या फिर अगर हम यहीं पे देखें 17,000, 23 सितंबर को मार्केट था 17,500। ओके, यहाँ पे देखिए 17,500 था, और एक साल में ओवरऑल अगर हम देखें तो नेट बेसिस पे रिटर्न मिला है 0। क्यों? क्योंकि मार्केट आपका ऊपर गया, नीचे गया, ऊपर गया, नीचे गया, ऊपर गया, नीचे गया, ऊपर गया, नीचे गया, आकर के 0। मतलब नेट बेसिस पे रिटर्न आपका नहीं मिल रहा है। तो आप अगर ये सोच रहे हो कि आप ईटीएफ खरीद के बैठ जाओगे, ज्यादातर लोग ईटीएफ पसंद कर रहे हैं, तो अभी ईटीएफ का हमेशा टाइम नहीं आता। बाय द वे, मैंने ईटीएफ के लिए एक प्रॉपर कोर्स डेवलप कर रखा है, आप अगर उसको चाहते हो तो वो परचेस कर सकते हो। सिर्फ 500 रुपीज का कोर्स है। ईटीएफ को आप कैसे परचेस कर सकते हो, कब परचेस करना चाहिए, यानी आप यहाँ पे कैसे परचेस कर सकते हो, यहाँ पे आप निकल कैसे सकते हो, यहाँ पे कैसे परचेस कर सकते हो, यहाँ पे कैसे निकल सकते हो, तो उसके लिए मैंने एक प्रॉपर डेवलप कर रखा है। आप अगर चाहो तो उसको परचेस कर सकते हो, रिकॉर्डिंग लिंक है, और उसके ऊपर आप फॉलो ऑन जो भी डाउट्स होंगे वो आप पूछ सकते हो, आपको समझाया जाएगा। तो अब यहाँ पे फिलहाल इसको मैं डिलीट करता हूँ सब कुछ। तो पॉइंट मेरे कहने का ये है कि आप रिटर्न अगर देखोगे तो नेट बेसिस पे रिटर्न नहीं मिलेगा आपको। मार्केट में यहाँ से यहाँ तक ट्रेड करना चाहिए, या फिर डायरेक्शनल प्ले करना चाहिए, और मार्केट अभी डायरेक्शनल प्ले करने का
ही है, तो आपको ट्रेडिंग करनी चाहिए यहाँ पे प्रेजेंट टाइम पे। तो अच्छे-अच्छे स्टॉक सिलेक्ट करो, वहाँ पे ट्रेडिंग करो और प्रॉफिट बुक करते रहो, क्योंकि इन्वेस्टमेंट का टाइम नीचे होता है, इन्वेस्टमेंट का टाइम ऊपर नहीं होता है। और अभी आप अगर चाहते हो इन्वेस्टमेंट करना तो अभी आप रुक जाओ, फिर से हम समझेंगे यहाँ पे अगर मार्केट आ जाता है हमारा तो हम फर्दर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं अलग से थोड़ा, वो भी 15% का। ओके, और मैंने क्योंकि यहीं पे मैंने डिस्कस किया था, आई थिंक मैंने वीडियो बनाया था, आप इसको ध्यान दीजिए। यहीं पे मैंने कहीं पे प्लान किया था कि आप चाहो तो 50% क्वांटिटी यहाँ पे ले सकते हो और रेस्ट 50% क्वांटिटी आप और नीचे आएगा तो आप ले सकते हो। तो वहाँ से अगर आपने पूरा प्रॉपर लिया होगा तो आप उसको ये रैली को एंजॉय किया होगा। बट प्रॉफिट आप बुकिंग हमेशा ध्यान दीजिए, मतलब इस टाइम पे प्रॉफिट बुकिंग करिए, क्योंकि पॉइंट है कि नेट बेसिस पे आपका रिटर्न कोई नहीं बन रहा है। तो नेट बेसिस पे अगर आप रोकोगे तो एक साल पूरा आपका अटक जाएगा और ट्रेडर होने के नाते आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। ओके, लॉन्ग टर्म आपका व्यू होता नहीं है। तो ईटीएफ ऊटीएफ में तो थोड़ा अभी करो, तो ईटीएफ में अभी मत करना। पॉइंट ये है कि ईटीएफ में नीचे करना चाहिए, क्योंकि बहुत से लोग क्या करते हैं ईटीएफ करते हैं। हाँ, म्यूचुअल फंड में अगर आप लोगों ने क्या होता है, म्यूचुअल फंड में थोड़ी सी परफॉर्मेंस मिली है, कोई दिक्कत नहीं है। बट ओवरऑल आप अगर देखोगे तो इंडेक्स ने कोई रिटर्न दिया हुआ नहीं है पिछले साल के सितंबर और अभी के सितंबर में अगर हम देखें तो बहुत कोई रिटर्न नहीं है, माइनर इंपैक्ट है 100-200 पॉइंट का, इससे कुछ खास फर्क होता नहीं है। तो आपको बेसिकली ट्रेडिंग पर फोकस करना चाहिए। तो आगे आने वाले जो डेज होंगे वहां पे आप ट्रेडिंग पे फोकस करिए, स्टॉक्स पे फोकस करिए और सेक्टर पे फोकस करिए, ताकि आप उसका ट्रेड ले सको। अब सेक्टर के बारे में बताऊं तो हमने प्लानिंग करी थी पिछले वीक में कि आप हेल्थ केयर सेक्टर में जा सकते हो, तो उसमें हमने स्टॉक भी निकाला था। हमारा जो स्टॉक था मैक्स हेल्थ केयर था। मैक्स हेल्थ केयर आप देख सकते हो 12 तारीख को मतलब हमारा जो वीडियो बना था वो अपलोड हुआ था संडे को, सो 11th ऑफ सितंबर। तो 11th ऑफ सितंबर को मार्केट हम वीडियो हमारा अपलोड हुआ था, जो कि 8, 9, 10 ये आपकी ये वाली क्लोजिंग थी। तो वहां से आप अगर देख सकते हो 412 की क्लोजिंग थी। 412 की क्लोजिंग से इसने ऑलमोस्ट आपका 449 का हाई बनाया हो, तो ये रेंज आप इसको एंजॉय कर सकते हो, छोटा सा टारगेट लेके ट्रेड कर सकते हो। अगला स्टॉक था आपका, मतलब ये करना था। ओके, अभी आगे मैं बताऊंगा कि क्या करना चाहिए, ये तो मैं जस्ट एक परफॉर्मेंस दे रहा हूं कि हमने जो डिस्कस किया था वो सही चला कि नहीं चला। अगला स्टॉक था कृष्णा हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट, इसका नाम है कृष्णा डायग्नोस्टिक। ओके, यहाँ पे अब कृष्णा डायग्नोस्टिक में अगर हम देखें तो इसका 12 तारीख का हमने प्लान किया था, आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो। ये आपका नीचे जा रहा है तो ये डाउनवर्ड परफॉर्म कर रहा है, बट ये आपका नीचे जाएगा तो सपोर्ट लेगा, तो आप वहां पे चाहो तो ट्रेड कर सकते हो। अगर मैं आपको एक बेसिस बताना चाहूँ कि आप कहाँ पे ट्रेड लेना आपको लेना चाहिए, आप इसमें ट्रेड ले सकते हो, लेकिन छोटा सा रेंज आप प्ले करोगे, बहुत ज्यादा नहीं, क्योंकि यहाँ पे डिलीवरी थोड़ी सी ज्यादा उठी है, दैट्स वाई मैं इसको बोल रहा हूँ। ओके, अब इसमें आप अगर रेंज प्ले करना चाहते हो तो आप ये वाली रेंज प्ले कर सकते हो, जो कि है आपका 480 से लेकर के 470 तक। तो 80 टू 70 के बीच में आया तो आप बाई कर सकते हैं। आपका स्टॉप लॉस होगा ये वाला, टारगेट होगा ये वाला, तो आप ये रेंज के लिए प्ले कर सकते हो। क्लियर, ये नीचे आएगा तो आप इसमें प्ले कर सकते हो, अदरवाइज आप चाहो तो इसको अवॉइड भी कर सकते हो, डिपेंड आपके ऊपर करता है। आप खुद की एनालिसिस करना तो ही ट्रेड करना, क्योंकि ये सब मैं आपको एनालिसिस पर्पस के लिए बता रहा हूँ, नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, और आपको ट्रेड कोई नहीं दे रहा हूँ, ये टी प्रॉफिट एडवाइजरी नहीं है। अगला स्टॉक था हमारा विजय डायग्नोस्टिक। विजय डायग्नोस्टिक अगर हम देखें तो ये भी आपका 12 तारीख से कंटिन्यू नीचे ही जा रहा है, तो ये भी एक नेगेटिव फैक्टर है। अब अगर आप इसमें बाई कर, देखो ये सब स्टॉक्स में क्या है कि अभी इनमें जान आना शुरू हुआ है। यहाँ पे देखिए आप, अगर आप इसको समझते हो तो ये आपका कप एंड हैंडल का पैटर्न बना हुआ है। तो अब जैसे ही कप एंड हैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट आएगा आप इसमें फिर से एंट्री कर सकते हो। बेसिकली आके ये छोटे मोटे पॉइंट वाले थे तो आप इसको अंडरस्टैंड कर सकते हो, 1-2 दिन की वॉलेटिलिटी, मार्केट भी गिरा हुआ है, बट बेसिकली अब इनमें जान आ रही है, बिकॉज यहाँ पे कप एंड हैंडल का पैटर्न बन रहा है, डिलीवरी भी यहाँ पे उठ रही है। ओके, ये सब चीजें आपको यहाँ पे ध्यान देनी चाहिए। तो आप यहाँ पे फोकस अगर कर रहे हैं तो आप आने वाले दिनों में हेल्थ केयर सेक्टर पे फोकस करिए, वो आपको सही परफॉर्मेंस दे सकता है। प्लस स्टॉक स्पेसिफिक फोकस करिए, मतलब आप अच्छे स्टॉक है उन पे ट्रेड करिए और ट्रेडिंग करके थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बुक करते रहिए, क्योंकि अभी इन्वेस्टमेंट का टाइम नहीं है। ओके, चलिए, सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड बेल आइकन को जरूर दबा के रखिएगा, ताकि आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन हमेशा मिलती रहे। प्लस टेलीग्राम चैनल, ट्विटर आईडी को जरूर फॉलो करिएगा, कमेंट बॉक्स में लिंक है। और आपको अगर कोई डाउट या फिर क्वेरी हो तो आप मुझे इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या फिर कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं। सो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू, विशिंग ऑल द बेस्ट।